हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है oogenesis। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर आपको दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर आपको एक स्पर्म देखने को मिलता है इन द केस ऑफ मेल और एक ओवम देखने को मिलता है इन द केस ऑफ फीमेल। ये दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में होते हैं, चाहे वो अगर मैं बात करूं मेल के अंदर और चाहे मैं बात करूं फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशंस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल के अंदर हम लोग ओवम के फॉर्मेशंस को oogenesis का नाम देते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियोस में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात कर लिया है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस के से थोड़ा सा अलग होता है, डिवीज़न उसी तरीके का होता है, बट इनकी टाइम पीरियड्स, इनके कंडीशंस और इनके काफ़ी स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं स्पर्म्स के मुकाबले। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम लोगों ने जो देखा था वो ये देखा था कि जो मेल गैमेट्स होता था वो आता था जर्म सेल से। ये जर्म सेल्स के बारे में आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एक डिप्लॉयड एनिमल है, मतलब इसके सेल्स में डिप्लॉयड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, मतलब कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, मतलब कि पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो हमारी गैमेट्स होती है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स के आधे होते हैं। मतलब अगर नॉर्मल सेल के हमारे बॉडी की कहीं की सेल में क्रोमोसोम जो है वो 46 है, तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जो हमारा स्पर्म सेल्स है उसके अंदर हमें जो है एन सेल्स देखने को मिलती है स्पर्म्स के अंदर, गैमेट्स के अंदर। ठीक है, अब बात समझ में आया? तो अब आपके मन में समझ में आएगा कि सर ये जब 2n थी तो ये n क्यों हो गई? यही 2n से n बनना ही, इसी 2n से n का बनना, मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड गैमेट्स का बनना ही प्रोसेस कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। और यही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है, बात करेंगे oogenesis के बारे में। oogenesis को जानना थोड़ा सा जरूरी इसलिए है क्योंकि मेल के केस में क्या होता है कि जो गैमेट्स होता है वो उनकी नॉर्मल लाइफ में ही, मतलब कि आफ्टर एडोलसेंस, जब वो अपनी नॉर्मल लाइफ को क्रॉस कर जाते हैं, 14-15 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद से उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन किसी भी वक्त हो सकता है जब उनकी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फीमेल्स बॉडी में ऐसा नहीं है। फीमेल्स बॉडी में जो ओवम होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और उसी 28 डेज में एक ओवम रिलीज हो जाता है। कहने का मतलब इनका पैटर्न, गैमेट्स के रिलीज होने का जो पैटर्न है वो क्या है, आपका प्रॉपर है। बट मेल के अंदर क्या था कि वो कितने भी गैमेट्स को रिलीज कर सकते हैं। इनमें गैमेट्स एक एक करके आते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे अमाउंट्स में गैमेट्स आते हैं, तो दोनों के पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। टाइम पीरियड की बात करूं तो जो मेल होता है उसके गैमेट्स जो होते हैं वो आफ्टर बर्थ डेवलप करते हैं, जबकि फीमेल बॉडी के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो काफ़ी पहले से ही डेवलप करते रहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसी बारे में बात करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे उस पूरे साइकिल के बारे में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन लास्ट तक देखिएगा वीडियो, आपको oogenesis से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए, जब ह्यूमन बॉडी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, मतलब जब कॉन्सेप्शन का पीरियड होता है, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर, तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी बनता है 5वें हफ्ते से और चौथे महीने तक उसके अंदर इस जर्म सेल्स का डेवलपमेंट होता है। ध्यान सुनिएगा, जो बेबी बन रहा है वो, मतलब मैं उसी बेबी के गैमेट्स की बात कर रहा हूँ। शुरुआत कहाँ से हुई? उसके माता और पिता से हुई। जिस समय वो बच्ची अपनी माँ के पेट के अंदर होगी और वो तकरीबन 4 हफ्ते ही ओल्ड ईयर होगी, 4 वीक्स ओल्ड ईयर होगी, मतलब 4 हफ्ते होगा उसको बने हुए, उसी टाइम से उस बच्ची के अंदर जर्म सेल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बातें देखिए बहुत ही अच्छी लिखी हुई हैं। अबाउट 1000 प्राइमरी जर्म सेल्स, 5वें हफ्ते से इसकी शुरुआत होगी और तकरीबन 1000 प्राइमरी जर्म सेल जो होंगी वो मूव करेंगी यॉर्क सेल, क्योंकि उस समय पूरी तरह से एग बना रहता है, 5वां हफ्ता ही तो है, 5 वीक ही तो है। तो जो यॉर्क होता है वो डेवलप करना शुरू करता है इनटू डेवलपिंग ओवरीज। वो जहां पे ओवरी का डेवलपमेंट होता है वहां पे उन जर्म सेल्स को मूव कराती हैं। अराउंड 5 वीक आफ्टर कॉन्सेप्शन, तकरीबन 5वें हफ्ते, फर्टिलाइजेशन के 5 हफ्ते बाद, मैं बात उसी बच्ची की कर रहा हूँ, उस बच्ची के यॉर्क की बात कर रहा हूँ, जो यॉर्क से बनेगी, क्या जो यॉर्क से बनेगी, एक बेबी बनेगी। ठीक उस समय वहाँ की जितनी भी सेल्स होती हैं जर्म सेल्स,
वो सब की सब स्टेम सेल होती हैं। व्हाट द मीन्स ऑफ स्टेम सेल, मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं। मतलब एक ऐसी सेल जिससे आप कई स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे ओवम है ना, ओवम एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसने हमारी पूरी बॉडी बनाई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओवम इज अ स्टेम सेल, क्योंकि उसके पास में हर ऑर्गन्स बनाने की कैपेसिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे 5वें हफ्ते में कॉन्सेप्शंस के बाद क्या होता है कि वो जो जर्म सेल्स, जो उस बेबी की जर्म सेल्स है जिसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, उस बेबी के बनने की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस बेबी के बनने की, वो बनना शुरू हो जाती। देखिए अभी तक उस बेबी ने जन्म नहीं लिया, लेकिन उस बेबी का जो एग है उसकी शुरुआत हो गई बननी 5वें हफ्ते से। यही डिफरेंस है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद। मतलब कि 5वें हफ्ते उस बेबी के, जब वो बेबी मात्र 5वें हफ्ते में होती है, उसी समय उसकी जर्म सेल्स बननी शुरू हो जाती है, उसकी जर्म सेल्स डिवाइड करनी शुरू हो जाती है। और कैसा डिवीजन होता है उसकी जर्म सेल्स में? माइटोटिक डिवीजन होता है। उसके जर्म सेल में धीरे धीरे माइटोटिक डिवीजन होता है और मिलियंस ऑफ सेल्स, जर्म सेल्स बन के तैयार हो जाती हैं। मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स बन के तैयार होती है। मैंने जर्म सेल्स क्यों कह रहा हूं अभी? क्योंकि इनमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। माइटोटिक डिवीजन मतलब 2n जर्म सेल से 2n जर्म सेल ही बन रही हैं। मतलब अभी जो सेल्स है उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, केवल नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब अभी ये जर्म सेल ही बने हुए हैं और मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स बन करके उस बेबी के अंदर तैयार हो जाते हैं, जिसके पास वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। क्योंकि जर्म सेल है तो जर्म सेल्स के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि नहीं होगी? यस सर, डेफिनेटली होगी। तो वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उस जर्म सेल्स के अंदर मौजूद होती है। बिफोर बर्थ, देखिए ये तो काम था जब वो बच्चा पेट के अंदर थी और तकरीबन 5 हफ्ते से 4 महीने की हुई, तब तक में उसके अंदर मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स बन के तैयार। ओके, इतनी बात क्लियर। अब आगे देखिए, 4थे महीने के बाद द सेल डिवाइड वाया मियोसिस सो दैट हाफ ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कंटेन इन ईच एग सेल्स। अब यही जर्म सेल्स बनना शुरू करेंगी एग सेल। यही जर्म सेल्स बनना शुरू करेंगी क्या? एग सेल। और मैंने आपको बताया कि जब तक जर्म सेल में मल्टीप्लिकेशंस होगा और मियोसिस डिवीजन, मतलब जर्म सेल जो होगी वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या करेगी? सबसे पहले मिलियंस ऑफ कॉपी बनाएगी और फिर इन्हीं मिलियंस ऑफ कॉपी में होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। और यही मियोसिस क्या बन जाएगी बेटा? एग बन जाएगी। और यहां पे वर्ड जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, एग बिफोर बर्थ। तो इस एग में देखो मैंने क्या कहा कि जर्म सेल अगर 2n है तो माइटोटिक डिवीजन के बाद जो मिलियन कॉपी बनेंगी वो भी 2n होंगी और ये जर्म सेल ही होंगी। लेकिन जब इसमें मियोसिस हो गया तो नाउ द एग सेल इज एन, इसीलिए बोला है कि हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अगर इसमें 46 नंबर क्रोमोसोम थे तो माइटोटिक डिवीजन के बाद जो बने उसमें भी 46 ही रहेंगे, बट मियोसिस डिवीजन के बाद ये 23 हो जाएंगे। और हमारे एग में होता क्या है? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना। 23 हमसे आया और 23 किसी मेल से आया, तो 23 फ्यूज होकर के क्या बना लिया? 23 46 बना लिया ना। जो हमारे किसी बच्चे फिर से बच्चा जो होगा वो क्या होगा? 46 होगा। फिर वो बच्चा रिप्रोडक्शन करेगा, 23 उससे जाएगा, 23 उससे पार्टनर से आएगा, दैट इज 46, राइट। तो ये बिफोर बर्थ ही उनके अंदर एग बन गया। आफ्टर पुबर्टी, जब पुबर्टी की शुरुआत हुई जब उनकी पुबर्टी की शुरुआत, देखो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड वन स्टार्ट, ये आपका बाद में होना है, ये आपका बाद में होना है आफ्टर बर्थ। आफ्टर पुबर्टी क्या हुआ कि वंस अ मंथ बिटवीन 6, मतलब जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, देन उसके अंदर जो एग है उसका रिलीज होना, उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एग तो बन गई है, लेकिन अब वो डेवलप करना जो होंगी वो क्या कर जाएंगी? शुरू कर जाएंगी। इसी चीज़ के बारे में आपको अब आगे यहाँ पे ध्यान से समझना है और पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सारी चीज़ों को और एक एक करके आपको सारी बातों को बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत ही सिंपल डायग्राम से जो आपको काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, ऊगोनिया नंबर 1 स्टेप, ऊगोनिया गिव राइज टू oocytes। ऊगोनिया क्या है? वही जर्म सेल है जो मैंने आपको क्या बताया? जर्म सेल बताया। वही हमारी 2n सेल को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ऊगोनिया कहते हैं। ध्यान से देखिए, ऊगोनिया के पास में अभी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। मैंने कहा
कि ये जो स्टेज चल रही है बिफोर बर्थ चल रही है। क्या चल रही है? बिफोर बर्थ चल रही है। बिफोर बर्थ ये स्टेजेस जो हैं वो चलती रहती हैं, ठीक है। और जब ये स्टेजेस चली तो कौन सा 5वें हफ्ते से स्टार्ट हुआ है ये, तो इसमें देखिए माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, राइट। 46 से क्या बन रहा है? 46 ही बना। इतनी बात समझ में आई? उगोनिया गिव रिलीज टू oocytes बिफोर बर्थ। बर्थ के पहले ही ये उगोनिया जो होती है वो बहुत सारे oocytes जो होगी वो बना लेगी। कैसे बनेगा oocytes? ध्यान से देखिएगा। उगोनिया ने पहले माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन बनने के बाद डॉटर सेल बने, फिर इन्हीं डॉटर oocytes, इन्हीं प्राइमरी oocytes में पहला मियोटिक डिवीजन हुआ। पहला मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बिगिन एंड देन स्टॉप। मियोटिक डिवीजन हुआ और उसके बाद वो स्टॉप हो गया, मतलब मिलियंस ऑफ कॉपी बनी एक बार और उसके बाद वो मिलियंस ऑफ कॉपी बनने के बाद वो साइकिल वहां पे स्टॉप हो गई, ठीक। मिलियंस ऑफ बिफोर बर्थ, जैसा कि मैंने कहा था, उगोनिया ने पहला स्टार्ट किया और उसके बाद वो आकर कैसे, देखो यहाँ पे ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जब फीटस का डेवलपमेंट हुआ, मेनी उगोनिया बिगिन मियोसिस बट स्टॉप इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में आकर के जैसे ही उन्होंने उगोनिया फीटस का डेवलपमेंट हो रहा था, उसी टाइम पे जैसे ही बहुत ढेर सारी सेल्स बनी, नई सेल्स बनी, तो उस नई सेल्स में मियोसिस स्टेज में, मियोसिस जैसा ही उनमें मियोसिस शुरू हुआ वहीं पे उस साइकिल को बंद कर दिया। मतलब माइटोसिस तो हुआ, जैसे ही मियोसिस हुआ, स्टार्ट होने चला मियोसिस, उसी टाइम पे वो साइकिल क्या हो गई? बंद हो गई। प्रोफेज 1 एंड नाउ कॉल्ड प्राइमरी oocytes, हमने इन्हें नाम दिया प्राइमरी oocytes। दे रिमेन इन दिस स्टेट अंटिल पुबर्टी, ये इसी स्टेट में पुबर्टी तक रहा करती हैं, मतलब पुबर्टी के टाइम तक ये इसी स्टेट में रहा करती हैं। मतलब ये मियोसिस करने वाली तो हैं लेकिन अभी प्रोफेज 1 में ही रुकी। जैसा कि आप जानते हैं कि मियोसिस जो होता है उसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, यही तो आते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे ये प्रोफेज 1 में मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, जैसा कि मैंने कहा मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, राइट। तो ये प्रोफेज 1 में ही आकर के रुक जाती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आया? प्रोफेज 1 में आकर के ये रुक गई प्राइमरी oocytes के। सेकेंड स्टेट में क्या लिखा हुआ है कि बिफोर बर्थ द प्राइमरी oocytes बिकम सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि जिस समय ये प्राइमरी oocytes बनती है, प्राइमरी oocytes बनती है, उसी समय इनके ऊपर ग्रेनुलोसा की, मतलब इन्हीं एग के ऊपर ग्रेनुलोसा के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसे हम लोग प्राइमोडियल फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। और इसी प्राइमोडियल फॉलिकल से जब ओवरी में ओवम का डेवलपमेंट होगा तो इसी प्राइमोडियल फॉलिकल सेल से ही प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, जिसके बारे में हम भी आगे बात करने वाले हैं, ठीक। अब यहां पे देखिए, बिफोर बर्थ यही प्राइमोडियल फॉलिकल जो हैं उनके किनारे किनारे ग्रेनुलोसा की लेयर बननी शुरू हो जाती है और इसी ग्रेनुलोसा की लेयर जो होती है इस फॉलिकल को कवर कर लेती है अंटिल पुबर्टी की स्टेज में। जब तक ये पुबर्टी के स्टेज में ना पहुंच जाए तो ये सिंगल लेयर्ड होती है। आफ्टर पुबर्टी, जैसे ही ये पुबर्टी के स्टेज को क्रॉस करती हैं फीमेल्स और इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, प्राइमोडियल फॉलिकल सेल्स डेवलप। तब ये मैंने क्या कहा कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट किया, ओवरी के अंदर ओवम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो प्राइमोडियल के फॉर्म में प्रोफेज 1 में रुकी हुई सेल थी ना, प्रोफेज 1 में रुकी हुई सेल थी ना, अब ये काम करना शुरू करेंगी, अब इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो प्राइमोडियल जो वहां पे डिवाइड करके प्राइमोडिया बनाई हुई थी, जो प्रोफेज 1 में रुकी हुई थी मियोसिस के प्रोफेज 1 में, उनका डेवलपमेंट शुरू होगा और अब उनके ऊपर जो लेयर्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। वहां पे प्राइमरी जो हमारी जो मैंने कहा प्राइमोडिया है, प्राइमोडिया से डेवलपमेंट होगा प्राइमरी फॉलिकल्स का। इसको आप ओवरी में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। तो इसी प्राइमोडिया से डेवलपमेंट होगा प्राइमरी फॉलिकल्स का। और इस प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स व्हेन द ग्रेनुलोसा सेल्स इनलार्ज एंड इंक्रीज इन नंबर। और इसी प्राइमरी फॉलिकल्स के टाइम पे जो ग्रेनुलोसा सेल हैं वो डिवाइड करना शुरू करेंगी, वो नए लेयर्स लाना शुरू करेंगी। और जानते हो ग्रेनुलोसा की तकरीबन 7 से 8 लेयर बनती, 6 से 7 लेयर बनती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी आपसे। तो ये ग्रेनुलोसा की लेयर जिसको हम आप फॉलिकल नाम देते हैं, हम आप क्या नाम देते हैं? फॉलिकल नाम देते हैं।
यही फॉलिकल है और इसके अंदर एग पड़ा हुआ है, एग के ऊपर ही ये फॉलिकल है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये भी एक ग्रेनुलोसा की लेयर धीरे धीरे डेवलप करती है। फिर इनमें एक लेयर बनती है जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। ऑरिजिन ग्रेनुलोसा से, लेकिन हम ही को कहते हैं भाई ये जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा इनके ऊपर लेयर बननी शुरू हो जाती है। फिर प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल के डेवलपमेंट में आप एंट्रम के फॉर्मेशंस को देखते हैं। इन्हीं ग्रेनुलोसा सेल्स में बहुत सारे फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं या फ्लूइड फिल्ड सेल्स होती हैं जो आपस में फ्लूइड को रिलीज करती हैं और आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मान लो छोटे छोटे पाउच हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब वो पाउच फट रहे हैं सभी के सभी। तो धीरे धीरे इनमें ये जो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स हैं उनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे यही फ्लूइड जो होते हैं वो पूरी तरीके से आपस में फ्यूज करके मिल करके पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं फ्लूइड का, जिसे हम एंट्रम कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म व्हेन फ्लूइड फिल्ड वेसिकल डेवलप एंड थीका सेल अराइज ऑन आउटसाइड। और साथ में फ्लूइड फिल्ड वेसिकल तो बनता है और ऊपर की तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीका सेल का भी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो एंट्रम का फॉर्मेशन हुआ इसके बाद, और सेकेंडरी फॉलिकल से जब ये मैच्योर हुआ तब तक एंट्रम पूरी तरह से मैच्योर हो गया था। और इसके होने के बाद अब यहां पे कहानी में आया ट्विस्ट। 6th स्टेज में क्या हुआ? जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, जैसे ही ओव्यूलेशन बस खत्म होने वाला होता है, मतलब ओव्यूलेशन होने वाला था, मतलब कि अब ओवम बाहर जाने वाली होती है, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन ये प्राइमरी oocytes कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट, ये अपने मियोसिस फर्स्ट जो प्रोफेज 1 में रुकी हुई थी ये इसको कंप्लीट करती है, क्रिएट अ सेकेंडरी oocytes। और उसी समय इसमें जैसे मैंने कहा ना प्राइमरी फॉलिकल डेवलप किए तो पहला मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जब होगा तो मैंने कहा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के बाद प्राइमरी oocytes बना। क्या बना? प्राइमरी oocytes बना। देखिएगा, सेकेंडरी oocytes बना, राइट, मैं प्राइमरी बोल बैठा। तो यहां पे देखो प्राइमरी oocytes कंप्लीट किया, जो पहली oocytes थी, जो पहली थी, जो एकदम मेन थी, उसने मियोसिस डिवीजन कंप्लीट किया। मियोसिस फर्स्ट जो प्रोफेज 1 में रुकी हुई थी उसने मियोसिस डिवीजन को कंप्लीट किया और बनाया सेकेंडरी oocytes। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते होते सेकेंडरी oocytes बन गई थी। मियोसिस 2 होगी तो जाहिर तौर पे नया ओवम बनेगा, राइट, लेकिन अभी ये प्राइमरी पे ही आकर के रुक गई, सेकेंडरी oocytes पे आकर रुक गई। तो उस सेकेंडरी oocytes एंड नॉन वायबल पोलर बॉडी, जब यहाँ पे सेकेंडरी oocytes बनी, लुक एट दिस, जब ये देखिए मियोसिस डिवीजन हुआ तो एक 23 बना, 46 था ना, वो प्रोफेज 1 में रुका हुआ था, उसमें डिवीजन अभी हुआ नहीं था। तो 2n, इसमें क्या बना, 2n से एक n ये बन गया, एक n। इसमें क्या है कि एक सेल जो है वो उतनी ज़्यादा फुली मैच्योर्ड नहीं होती है, उतनी ज़्यादा डीएनए कंटेंट और सेल कंटेंट ना होने के कारण ये इनएक्टिव हो जाती हैं, मतलब ये नॉन वायबल होती हैं, इनमें जान टाइप की नहीं होती जिनसे ये आगे सर्वाइव कर पाएँ, जिसके बारे में मैं अलग से कभी पोलर बॉडी के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसी टाइम पे ध्यान सुनिएगा, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ओवम के रिलीज होने के पहले पहले ये oocytes जो हैं, जो प्राइमरी oocytes थे, जो प्रोफेज 1 में रुके हुए थे, उनमें डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट। और जैसा कि मैंने कहा मियोसिस फर्स्ट के बाद जो डिवीजन होता है वो हाफ नंबर में डिवाइड हो जाता है, क्रोमोसोम हाफ नंबर में। अब देखिए जब ये 23 बन गया, ये प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो गई। द सेकेंडरी oocytes बिगिन मियोसिस 2, लेकिन ये सेकेंडरी oocytes अब उसके बाद 7वें स्टेज में क्या हुआ कि मियोसिक डिवीजन बिगिन, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन बिगिन होंगी, शुरुआत तो होगी। देखो द सेकेंडरी oocytes बिगिन मियोसिस बट स्टॉप एट मेटाफेज 2, ये कंप्लीट नहीं होंगी, ये स्टार्ट तो होंगी सेकेंडरी मियोसिस सेकेंड डिवीजन, लेकिन ये मेटाफेज 2 में स्टॉप। मैंने आपसे कहा था कि मियोसिस सेकेंड इज सेम एज माइटोसिस, मतलब अगर जो सेकेंडरी oocytes है वो क्या है, n है, तो ये भी क्या होगी, n ही होगी ना, सेम एज माइटोसिस। ओके, तो यहां पे देखिए कि जो 2n है उससे 2n तो बनती, लेकिन अभी नहीं बनेगी, अभी ये मेटाफेज में यहीं पे आकर के रुक गया। क्या हुआ, आकर के रुक गया। 8वीं जो स्टेज हुई वो ये हुई ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द सेकेंडरी oocytes रिलीज फ्रॉम द ओवरी। अब यही सेकेंडरी oocytes जो आप देख रहे हो ना, दैट इज सेकेंडरी oocytes, दैट इज व्हाट, दैट इज प्राइमरी oocytes, दैट इज प्राइमरी oocytes, दैट इज प्राइमरी oocytes and converted into secondary oocytes।
बट जो रिलीज हुआ वो कौन हुआ? सेकेंडरी oocytes। इस प्राइमरी oocytes में क्या हो गया? मियोसिस कंप्लीट हो गई। यहां तक ये 2n था। इस बात को अंडरलाइन कर लेना। प्राइमरी oocytes तक हम कह सकते हैं कि ये 2n है, लेकिन आफ्टर सेकेंडरी oocyte जैसे ही आप नाम याद करेंगे तो कंफ्यूज कर सकता है कि प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो oocyte है वो कैसी है। समझ में आ गया ना? कंफ्यूज कहां करेगा? तो इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि यहां पे इसने सीधे सीधे आपको बातें बता दिया कि मेरे भाई सेकेंडरी oocytes रिलीज हुई। सेकेंडरी oocytes में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, बट अभी भी इसमें मियोसिस सेकेंड शुरू नहीं हुई है। 9वां स्टेज कहता है कि द सेकेंडरी oocytes ओनली कंप्लीट मियोसिस 2। अगर ये जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ और अगर इसको स्पर्म ने हिट किया, अब ये कहां जाएगी? आपको पता है ना, ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगी, राइट? जैसे ही इसको ओवम ने हिट किया और स्पर्म ने हिट किया तो ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करेगी। लेकिन अगर इसको स्पर्म ने हिट नहीं किया तो फिर ये मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं करेगी। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। और अगर इसमें स्पर्म ने इसको हिट किया और इसमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होगी तो एक पोलर बॉडीज यहां पे और आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। तो फर्स्ट पोलर बॉडी ओव्यूलेशन के पहले बन जाती है, सेकेंड पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। सो यहां पे इस बात को आप ध्यान रखेंगे, द सेकेंडरी oocytes ओनली कंप्लीट मियोसिस थ्रू इफ फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म सेल्स। द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू फॉर्म oocytes एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी दैट्स विल बी से। तो इसको मैंने आपको बता दिया है। 10वें स्टेप में क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। जो फॉलिकल से ओवम रिलीज हो गई, नाउ दे कन्वर्टेड इनटू कार्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करता है, एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे डिग्रीगेट होती हैं और बनाती कार्पस एल्बिकेंस और फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो यहां पे जो मैंने आपको बातें बताई ये कंप्लीट oogenesis था। तो मैंने आपको सिंपली से मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूं ताकि बातें आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो हो गया होगा, दिक्कत हो गई होगी, तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शंस में। मैंने कहा बिफोर बर्थ फीमेल बॉडी के अंदर जर्म सेल्स, यही उगोनिया जिसको हम कहते हैं, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। 5वें हफ्ते से शुरू होता है इसका बनना, फॉर्मेशन होना, और उसके बाद 4थे महीने तक इनका डेवलपमेंट होता रहता है। आफ्टर डेवलपमेंट क्या होता है कि ये ही सेल्स माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट करने के बाद इसमें मियोसिस शुरू होता है। क्या होता है? मियोसिस। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले माइटोसिस होता है, बहुत ढेर सारी उगोनियाँ बन जाती हैं। फिर उसके बाद जैसे उसमें मियोसिस होने चलता है, कई बिलियंस ऑफ कॉपीज बनने चलती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वहीं पर ये साइकिल क्या हो जाती है, प्रोफेज 1 में बंद हो जाती है। और प्रोफेज 1 में बंद होने के बाद ये जो होती हैं वेट करती हैं पुबर्टी के बाद जो हमारी चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर पुबर्टी मतलब जब फीमेल तकरीबन अपनी पुबर्टी की एज को क्रॉस कर जाती है, 14-15 साल की एज को क्रॉस कर जाती है, देन उसके बाद उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और हर महीने एक जो हमारी फॉलिकल्स होती है, एक मतलब जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती है या जो ओवम होती है, प्राइमरी oocytes होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। फिर वही प्राइमरी oocytes बिफोर ओव्यूलेशन अपने मियोसिस को कंप्लीट कर लेती है। अपने मियोसिस फर्स्ट को क्या कर लेती है? कंप्लीट करती है। नॉट मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कर लेती है। और फर्स्ट को कंप्लीट करती है तो फर्स्ट को कंप्लीट करने के बाद एक प्राइमरी oocyte से 2 सेल्स बनती है, जिसमें एक पोलर बॉडी होती है। पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता, वो अपना अलग चली जाती है। हाँ, ये है कि बॉडी में इक्विलिब्रियम्स को मेंटेन करती है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको एक अलग सेक्शन में ही बातें बताऊंगा। यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा आगे के लेवल के ऊपर, और ये बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है। इस डायग्राम को आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको जो सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारे ओवरी का स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये स्टेज नंबर 1 है, जिसको हम लोग प्राइमोडियल सेल कहते हैं। फिर ये स्टेज नंबर 2 है, जिसको हम लोग प्राइमरी oocytes कहते हैं। फिर प्राइमरी oocytes में देखिए एंट्रम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया।
आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हम वॉल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे लास्ट तक टिके रहेंगे उनको ज़्यादा इनहेंस नॉलेज मिलेगा, जो जहाँ तक है भाई उनको इसी तरह का नॉलेज मिलता रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे देख के चलिए कि फिर उसके बाद ये एंट्रम लार्ज हो जाते हैं, फिर उसके बाद इसी को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं, जब एंट्रम बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ये एंट्रम फ्लूइड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस फॉलिकल्स को ब्रेक करने में काफ़ी रोल प्ले करते हैं, और फ्लूइड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं हमारे ओवम को रिलीज होने में, ठीक है। चलिए मैं एक एक करके स्टेप को आपको बताता चलता हूं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, ये है प्री फॉलिकल्स, मतलब कि बर्थ के पहले वाली स्टेज। ओके, देखिए माइटोसिस डिवीजन हुआ, प्राइमोडियल जर्म सेल्स भी इन्हें कहते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल हैं, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, अभी ये केवल और केवल जर्म सेल्स ही हैं। इनमें माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद ओगोनिया इन नेस्ट, मतलब कि बहुत सारे ढेर सारे ओगोनिया बन करके तैयार हो जाते हैं। बहुत ढेर सारे ओगोनिया, मेरी ध्यान से सुनिएगा, अभी ये 2n स्टेज में है। किस स्टेज में है? 2n स्टेज में है। यहाँ पे एंट्रेसिया मेजॉरिटी होती है, माइनॉरिटी मायोसिस फर्स्ट जो होता है उसके बाद यहाँ पे शुरुआत होने वाली रहती है। लेकिन अभी ये प्राइमोडियल जो फॉलिकल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। प्राइमोडियल फॉलिकल्स और एग के बीच में कोई डिफरेंस पूछे तो आप क्या बताओगे? प्राइमोडियल जर्म सेल्स और प्राइमोडियल फॉलिकल्स में डिफरेंस है। प्राइमोडियल जर्म सेल जो है वो एग का है, लेकिन जब आप फॉलिकल्स की बात करते हो तो उसके ऊपर ग्रेनुलोसा की लेयर आनी शुरू हो जाती है। ये ग्रेनुलोसा की जो लेयर होती है ये एपिथेलियल लेयर है, और ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। जैसा कि आप टिश्यू में जानते हो कि जो टिश्यू होती है वो क्यूबॉइडल शेप की है ना, शेप्स स्क्वैमस क्यूबॉइडल, तो ये क्यूबॉइडल शेप की टिश्यूज होती हैं जो यहाँ पे बननी शुरू हो जाती हैं, ढेर सारी लेयर बननी शुरू हो जाती हैं, और इनके अंदर प्राइमरी oocytes पड़े होते हैं जिसे हम ओवम कहते हैं, फ्यूचर की ओवम कहते हैं भाई हम, ठीक है। अब देखिए यही प्राइमोडियल फॉलिकल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो है वो आपको यहाँ पे, सॉरी ये वाला ठीक है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर रेड कलर की एक लेयर्स दिखाई दे रही होगी जिसे हम लोग ग्रेनुलोसा की लेयर कहते हैं। क्लस्टर एग नेस्ट मतलब झुंड में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सराउंडेड बाई वन सिंगल फॉलिकल सेल जिसे ग्रेनुलोसा की लेयर कहते हैं। देन उसके बाद लिखा हुआ है प्राइमरी oocyte इज सस्पेंडेड इन मियोसिस 1, और ये साइकिल जो होती है, ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती है ये अभी रेस्टिंग स्टेज में है मेरे भाई, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज मियोसिस के प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है, अभी ये कुछ नहीं करेगी, अभी बस इसमें लेयर्स का डेवलपमेंट होगा। तो भाई लेयर्स के डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स अबाउट 20 फॉलिकल्स इन लार्ज एवरी साइकिल, हर साइकिल में तकरीबन 20 फॉलिकल्स जो होती हैं वो इनलार्ज होती हैं। दूसरी बात कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स फॉर्म सेवरल लेयर सराउंड oocytes, जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है उसमें वो आपकी और सारी लेयर्स बनाता है oocytes के। फिर यहीं पे बाहर की तरफ धीरे धीरे थीकल लेयर का डेवलपमेंट होता है, इसमें अभी बताया है, ये बाद में होता है थीकल लेयर, धीरे धीरे थीकल लेयर का डेवलपमेंट होता है और वहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज होता है जो फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी होता है। ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ जो कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि जो सेकेंडरी फॉलिकल का बनना है उसमें FSH बहुत ज़रूरी है, FSH की बहुत ज़रूरी है सेकेंडरी फॉलिकल, लेकिन इसकी शुरुआत प्राइमरी फॉलिकल से ही हो जाती है। क्लियर रीजन डेवलप अराउंड oocytes कॉल्ड जोना पेलुसिडा। यहाँ पे आपको जो एग के जस्ट ऊपर एक लेयर दिखाई देती है, एक एरिया दिखाई देता है, सराउंडेड रीजन दिखाई देता है जिसे हम लोग जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल का प्राइमरी फॉलिकल के बाद ये और ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं, जो वॉल्स हैं ग्रेनुलोसा की वो और ज़्यादा बड़ी होती हैं और ज़्यादा थिकर होती हैं, और उसके बाद ग्रेनुलोसा की लेयर एक फ्लूइड रिलीज करना शुरू करती है जिसे हम लोग एंट्रम के नाम से जानेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ये सिक्रीट फ्लूइड दैट एक्यूमुलेट इन पैकेट्स, जो पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होते हैं और सारे के सारे फ्लूइड आपस में फ्यूज कर जाते हैं और पूरा एक बड़ा सा स्पेस बनाते हैं जहाँ पे वो पूरा का पूरा फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग एंट्रम कहते हैं। राइट, रिलीज किससे हुए? ग्रेनुलोसा सेल्स के थ्रू ही रिलीज हुए, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स में जोना पेलुसिडा का रीजन दिखाया है, ऊपर ग्रेनुलोसा की सेल बताया, बीच में प्राइमरी oocytes बताया है। ये आपकी हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल्स ऊपर वाली हैं और ये नीचे वाली है आपकी सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स में देखिए क्या देखने को मिला, ग्रेनुलोसा की लेयर्स थोड़ी सी बढ़ गई, क्यूबॉइड नेचर की होती है, 6 to 9 लेयर होती हैं। ऊपर की तरफ थीका लेयर का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि यहाँ पे FSH लेयर, FSH का और थीका लेयर का फॉर्मेशन होगा तो पता है कि FSH भी रिलीज होना शुरू
हो जाएगा। फिर इसके बाद डेवलपमेंट होता है टर्शियरी फॉलिकल्स में, जिसमें डिफरेंस में आपको एंट्रम दिखाई देता है, बीच में पूरा फ्लूइड से भरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें और सारे जो आप ओवम के लेयर्स देखते हो, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिटा, ये सब बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे गैनलोसा सेल्स की लेयर्स बननी शुरू हो गई, एंट्रम बन गया यहाँ पे, प्राइमरीसाइट्स है ही, इंटरनल जो इंटरनल कहते हैं कि हार्मोनल कम्युनिकेशन शुरू हो गया, एक्सटर्नल वाली जो बाहर की तरफ जो लेयर है, जो थीका है, वो फॉलिक्यूलर कैप्सूल्स बनाने का काम करती है। तो ये सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर जो है वो बनता चला गया, आप देख सकते हो। और फाइनली जो है ओव्यूलेशन के टाइम पे यहाँ पे सेकेंडरी oocytes बन के तैयार हो गए। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में, जब टर्शियरी की शुरुआत में, जब वो अभी ओव्यूलेशन नहीं हुआ था, उस टाइम तक यहाँ पे अगर आप बात ध्यान में रखिए तो उस टाइम तक यहाँ पे सेकेंडरी oocytes नहीं थे, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंडरी oocytes हो गए, और यही जो oocytes पहले प्राइमरी था ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया और पोलर बॉडी बन गया, और उसके बाद ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन हो गया, टर्शियरी फॉलिकल सेल्स रप्चर कर गई, सेकेंडरी oocytes एंड कोरोना रेडिएटा आर एक्सपेल्ड, जो कोरोना रेडिएटा थी वो भी ब्रेक हो गई कंप्लीटली, एक्सपेल इनटू पेल्विक कैविटी। अच्छा, कोरोना रेडिएटा उसके साथ में, यस ओके ठीक है डन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोरोना रेडिएटा एक्सपेल्ड इनटू पेल्विक कैविटी में जाती है, एंटर यूट्राइन ट्यूब, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखिए तो इसी को, ये लिगामेंट्स है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये चली जाएगी कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में चली जाएगी। तो फेलोपियन ट्यूब में जब ये जाएगी तो फेलोपियन ट्यूब ही वहाँ का एक मेन आपका स्ट्रक्चर रहेगा, जिसके अंदर जो है एग को कैरी किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब ये फेलोपियन ट्यूब में चली जाएंगी, फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद फिर वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी, अगर होता है तो फर्टिलाइजेशन, अगर होता है तो फर्टिलाइजेशन, तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी। और जो नेक्स्ट आपकी सेकेंडरी oocytes बनेंगी, मतलब सेकेंडरी के बाद जो नई एग बनेगी उसके साथ में एक पोलर बॉडी और निकलेगी, मतलब सेकेंडरी पोलर बॉडी निकलेगी। तो दो पोलर बॉडी यहाँ से, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये लेयर्स होती है हमारे ओवरी की, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। अगर उसके बाद बात करें तो बचा हुआ जो फॉलिकल जिसके अंदर एग नहीं होता है, वो अब बन जाता है कार्पस ल्यूटियम, जिसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना। फिर उसके बाद ये डिग्रीगेट होते हैं और बन जाते हैं कार्पस एब्लिकेंस। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा oogenesis। आशा है आपको इस वीडियो के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। कुछ हद तक आपको इसको समराइज़ करना पड़ेगा, समराइज़ करने के लिए भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए सिंपल सी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर मैं एक ओवरी के डायग्राम को बनाता हूं आपके सामने, जो मैंने डायग्राम यहाँ पे रखा नहीं था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर फिम्बरी का होता है और यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारे ओवरी का। यहाँ पे सपोज दैट ओव्यूलेशन होता है और ये ओव्यूलेशन होने के बाद यहाँ से एग इस फेलोपियन ट्यूब में जाती है और यहाँ पे इस जगह पे होता है वो रीजन जहाँ से हमारा स्पर्म आता है ट्रैवल करके और इस रीजन में फ्यूज़ होता है। तो यही स्ट्रक्चर आपको समझना है। देखिए शुरुआत होती है, पहले मैंने कहा कि बिफोर बर्थ से आपकी शुरुआत हो जाती है एग के बनने की। उसमें क्या होता है कि वहाँ पे होती है जर्म सेल्स, जर्म सेल्स में होता है माइटोटिक डिवीजन। कैसा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन होता है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ की बात है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तुमको पता है कि माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है, कि आपको पता है कि माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है, ढेर सारी अगर ये 2n है तो ढेर सारी 2n ये भी बन जाएंगी। ठीक है, 2n सेल्स बनने के बाद क्या होगा कि ये जाएंगे मियोसिस फर्स्ट में। और मियोसिस फर्स्ट, जैसा कि मैंने कहा कि मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट वाले में जब तक फर्स्ट नहीं कंप्लीट सेकेंड नहीं आएगी, तो मियोसिस फर्स्ट में ही जाकर के ये साइकिल रुक जाती है, स्टॉप। और फिर जैसे ही पुबर्टी स्टेज शुरू होती है, फीमेल की पुबर्टी स्टेज शुरू होती है, पुबर्टी के बाद फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो अरेस्टेड सेल्स होती हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं और हम इन अरेस्टेड सेल को ही प्राइमोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमोडियल सेल्स बोलती हैं। और इसी प्राइमोडियल सेल्स के ऊपर कवरिंग स्टार्ट होती है जिसको हम लोग प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं। फिर यही प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स और प्राइमरी फॉलिकल से बाकी का डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया। आशा बेटा आपको वीडियो समय वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।